नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चनों को रिपीट होते हुए देखा है। आईटीआई के फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने लिया हुआ है और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लेवल के भी ये क्वेश्चन हैं। आप देखिएगा और समझिएगा और इसमें आपका स्कोर कितना जा रहा है, आपसे कितने क्वेश्चन सही बन जा रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को देख करके आपको आपके तैयारी का लेवल भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें जो पहला नंबर मतलब 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होगा, यानी फेज डिफरेंस कितना होगा थ्री फेज में। तो थ्री फेज का मतलब है कि ये आर फेज है, ये बी है और वाई है। हमारे इंडिया में फेज का क्रम 3 होता है। आर यानी रेड येलो और ये ब्लू होता है। टोटल जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है। चूँकि ये थ्री फेज में प्रत्येक दो फेज के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो प्रत्येक दो फेज के बीच का एंगल यानी टोटल इसमें कितने फेज है 3 और टोटल डिग्री बनेगी 360, इसमें 3 से भाग देंगे तो प्रत्येक दो फेज के बीच का एंगल आपको पता चल जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6 0 अर्थात 120 डिग्री हुआ। अर्थात दो फेजों के बीच का फेज डिफरेंस जो होगा वो 120 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। जब आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी में एसी सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्म फैक्टर और पी फैक्टर दो टाइप के फैक्टर आते हैं। तो फॉर्म फैक्टर को के एफ से प्रेजेंट करते हैं और के एफ इक्वल टू होता है आरएमएस मान अपन एवरेज मान। फॉर्म फैक्टर का ये फार्मूला होता है। तो ऑप्शन जो पहला दिया है वो एवरेज मान, तो एवरेज मान नहीं होता है, आरएमएस मान होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो ऑप्शन है फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस मान अपन एवरेज मान, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका मान जो होता है वो भी याद रखिएगा, फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। इसका फार्मूला जो है ये कंपटीशन लेवल के लिए वेरी मोस्ट फार्मूला है। जब आप यूपीपीसीएल TG2 यूपीआरवीएनएल का पेपर दीजिएगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आपसे मिलेंगे। इसका वैल्यू आप याद रखिएगा, फॉर्म फैक्टर का मान जो होता है 1.11 होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एसी सर्किट से ही क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का भी ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है ये सर्किट दिया हुआ है और यहाँ एसी सप्लाई किया जा रहा है और ये जो है रजिस्टेंस है, जो कि इस रजिस्टेंस का मान दिया है 5 ओम। ये जो है एक्सेल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो 36 ओम दिया हुआ है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका मान 24 दिया हुआ है और इसका परिपथ का इम्पीडेंस की गणना करनी है। अर्थात इस परिपथ का टोटल इम्पीडेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है, तो टोटल इम्पीडेंस की गणना कीजिए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ये Z इक्वल टू, जेड को हम इम्पीडेंस कहते हैं और Z इक्वल टू होता है √R² यानी प्रतिरोध का स्क्वायर प्लस एक्सेल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस XC का होल स्क्वायर। और यहाँ पे याद रखिएगा माइनस ये सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि सदैव आप बड़ी राशि में से छोटी राशि को यहाँ माइनस करेंगे। इसी फार्मूले को इसमें बैठाना है।
तो इसको हम एक बार साफ कर देते हैं और पुनः इसको हम बैठाते हैं। तो z इक्वल टू आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्सल 36 है और एक्ससी जो है वो 24 है, यानी 36 माइनस 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये आगे हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 36 और 24 का अंतर करेंगे तो 12 आएगा और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 का स्क्वायर जो होगा z इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस इस 12 का 144 प्लस 25 जब आप जोड़िएगा तो फाइनली ये बनेगा z इक्वल टू अंडर रूट 169 और 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। चूँकि इम्पीडेंस भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, लेकिन टोटल प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध का मात्रक आप जानते होंगे ओम होता है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा 13 ओम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये किसका है। कह रहा है कि परावर्तक का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिफ्लेक्टर। तो ये जो रिफ्लेक्टर है पैराबोला टाइप का रिफ्लेक्टर है। पैराबोला का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम परवलयीय प्रकार का बोलते हैं। परवलयीय का मतलब होता है कि इसमें अंदरूनी पार्ट पे रेज टकराएगी, तो ये जो होता है परवलयीय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, परवलयीय प्रकार का पैराबोलिक टाइप, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिर डायग्राम से है। इसमें कह रहा है कि प्रकाश का ये नाम क्या है जो फिगर में दिखाया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइट। ये जो लाइट है स्पॉट लाइट के अंतर्गत आती है, अर्थात ये जो सर्किट डायग्राम ये डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है, तो ये स्पॉट लाइट का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्पॉट लाइट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें कह रहा है इस 27 नंबर में ये सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है और R3 रेजिस्टेंस है। यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। ये जो R1 R2 और R3 रेजिस्टेंस लगे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल में लगे हैं, और यहाँ पे जो सर्किट है ये शॉर्ट किया गया है, और इस पॉइंट को ए कह रहा है और इस पॉइंट को बी कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को शॉर्ट कर दिया जाए, मतलब ये ए है और ये बी है, इसको शॉर्ट किया जाएगा। तो शॉर्ट कर दिया जाएगा तो करंट का ये नेचर होता है कि सदैव लो रेजिस्टेंस का मार्ग चुनती है। तो जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगी तो इस रेजिस्टेंस में न आकर के सीधे ऐसे हुए चली जाएगी, अर्थात शॉर्ट है तो लो रेजिस्टेंस का मार्ग चुनेगी, तो इस तीनों रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगी, अर्थात ये जो रेजिस्टेंस होंगे इनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंडक्टर से क्वेश्चन है, इंडक्टर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। 8 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 प्रेरकत्व L1 L2 L3 सीरीज में जुड़े हैं तो टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। इंडक्टेंस के जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है सीरीज पैरेलल में, ठीक उसी तरीके से इंडक्टेंस भी जुड़ता है, सेम होता है, लेकिन कैपेसिटर जो होता है वो रेजिस्टेंस के ठीक अपोजिट जुड़ता है, उसका मतलब फार्मूला बनता है। तो यहाँ जो है सीरीज इंडक्टर की बात कर रहा है, तो सीरीज में अगर इंडक्टर लगाते हैं तो उसका टोटल जो
वैल्यू आएगा अर्थात टोटल इंडक्टेंस का मान आएगा वो एल टी इक्वल टू सीरीज के लिए L1 प्लस L2 प्लस L3, क्योंकि यहाँ 3 है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 ये टोटल इंडक्टेंस का फार्मूला होगा। किसके लिए? तो ये श्रेणी के लिए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन यही समांतर की बात करता, यही 3 इंडक्टेंस हैं L1, L2 और L3, और इनको समांतर में संयोजित किया जाता है तो टोटल इंडक्टेंस कितना होगा? तो उस क्रम में आप जब फार्मूला बनता है इसका, तो 1 अपान टोटल इंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3 बनता है। ये पैरेलल के लिए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 180 नंबर। इसमें कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि सही है। अर्थात जब आप इंग्लिश साइड में इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। विच सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर इज यूज्ड बाय इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात इसको ऐसे आप समझें कि जिस इंस्ट्रूमेंट पे वातावरणीय इफेक्ट पड़ते हैं तो वो किस प्रभाव यानी किस त्रुटि के अंतर्गत आता है, तो वो इन्फ्लुएंस एरर के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्फ्लुएंस एरर की बात करें तो वातावरणीय इफेक्ट का मतलब कि अत्यधिक टेम्परेचर से वो इंस्ट्रूमेंट प्रभावित हो गया, अधिक नमी से प्रभावित हो गया, तो ये जो प्रभाव आते हैं वो इन्फ्लुएंस एरर में आते हैं। डिवाइस एरर का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट हमें गलत रीडिंग दे दिया तो वो डिवाइस एरर में आ गया। ह्यूमन एरर में आ गया कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट को हम प्रयोग किए, हमारे प्रयोग करने का तरीका गलत हो गया, सीधे ना होकर कुछ इंक्लाइंड हो गए, तो उसमें हमने प्रयोग किया तो हम गलत डायरेक्शन में उसका यूज़ कर लिए, तो वो जो आता है ह्यूमन एरर में आता है। स्विचिंग एरर जो होता है, किसी रेंज वाला, जैसे मल्टीमीटर है, अगर उसका हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और उसकी रेंज को हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ओम मीटर में उसका सेलेक्टर स्विच होना चाहिए, लेकिन हमने वोल्ट मीटर में रेंज को सेलेक्ट कर दिया, तो ये जो होता है किसी भी रेंज वाले इंस्ट्रूमेंट में हमने गलत सेट जो रेंज कर दिया, ये जो होता है वे स्विचिंग एरर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 181 नंबर। ये क्वेश्चन है, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाट मीटर है। जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2 एलिमेंट लगे हैं। एलिमेंट की बात करें तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा और ये एक एलिमेंट हो गया, लेकिन जब आप सप्लाई इसका देखिएगा तो सप्लाई इसमें 3 की गई है, L1, L2 और L3। अर्थात ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 2 एलिमेंट और 3 फेज वाट मीटर है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो 3 एलिमेंट और 4 वायर नहीं है, गलत है। बी जो है 2 एलिमेंट एंड 3 फेज, जो कि यहाँ 3 RYB भी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रांसफार्मर से ये क्वेश्चन है 237 नंबर। इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग होती है उसमें क्रैकल टेस्ट जो होता है, उस ऑयल में नमी यानी मॉइस्चर को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए हम क्रैकल टेस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी नमी मॉइस्चर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो क्रैकल टेस्ट से हम मॉइस्चर यानी ऑयल में, तेल में नमी की मात्रा को निर्धारित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ऑयल में अम्लता की जांच करनी होती है तो वो एसिडिटी टेस्ट होता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये जो फिगर है ये किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का है। जब आप इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर को पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में, तो वो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो एक होता है PMMC अर्थात परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, एक होता है MI मूविंग आयरन। तो ये जो होता है एक ही टाइप का होता है, लेकिन मूविंग आयरन जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा जो होता है रिपल्सन टाइप। तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये अट्रैक्शन टाइप का दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आकर्षण प्रकार का चलनाव, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर से है। इस फिगर को देख करके ये ट्रांसफार्मर का नाम बताना है। तो कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होता है कोर टाइप होता है, दूसरा जो होता है सेल टाइप होता है, और तीसरा जो होता है बेरी टाइप होता है। ये कोर के आधार पर है। सेल टाइप जो होता है उस पे सैंडविच वाइंडिंग होती है। सैंडविच कहने का मतलब कि लो उसके बाद हाई, लो हाई, ऐसी बाइंडिंग होती है। और ये जो है ये कोर है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि ये जो है बाइंडिंग ये प्राइमरी है और ये है सेकेंडरी है। प्राइमरी उस बाइंडिंग को कहते हैं जो सप्लाई से कनेक्ट होती है, और सेकेंडरी बाइंडिंग वो होती है जो लोड से कनेक्ट होती है। अर्थात ये जो है यहाँ दो कोर है, अर्थात ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन जो ए दिया है सेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें एक ही बाइंडिंग कोर होती है और इस पर दोनों बाइंडिंग एक ही पर होती है। तो यहाँ तो दो है तो ये नहीं होगा। बी जो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, ये भी ट्रांसफार्मर से ही है, ट्रांसफार्मर से ही है। ट्रांसफार्मर का ये पार्ट है बुकोज रिले। इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के किस भाग को दिखाया गया है, तो ये बुकोज रिले है। ट्रांसफार्मर में एक बुकोज रिले होता है जो आंतरिक फॉल्ट जब आते हैं तो उनको ट्रिप कराने में ये मदद करता है, यानी सहायक होता है। इसमें दो मरकरी स्विच होते हैं, जो कि यहाँ एक दिया है और यहाँ एक दिया है, और यहाँ पे एक लैंप भी होता है। जो इसका सिद्धांत होता है ये ऑयल के प्रेशर से ऑपरेट होता है। तो ये जो ड्राइंग दिया गया है ये बुकोज रिले का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुकोज रिले। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन जब हम इसका पार्ट लाएंगे नेक्स्ट तो उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को जो कंपटीशन एग्ज़ाम में और आपके फर्स्ट ईयर सीबीट एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को, जो रिपीट सर्वाधिक हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम पुनः लाएंगे। और यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।